बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब लास्ट जो हमने किया था वो ब्रांच अकाउंटिंग के ऊपर था। सही है, ब्रांच अकाउंटिंग कर रहे थे और ब्रांच अकाउंटिंग में हमने सिंपल ये देखा था कि इसमें अकाउंटिंग दो जगह होगी, एक ब्रांच के लेवल पे भी होगी और हेड ऑफिस के लेवल पे भी होगी। सही है, दोनों हमारे कोर्स में कवर है। अब ब्रांचेस में सिंगल ब्रांच भी हो सकती है जो कि सिर्फ हेड ऑफिस से कॉन्टेक्ट होगा, और मोर देन वन ब्रांच भी हो सकती है। सही है, हमने सिंगल ब्रांच वाला एलिमेंट हमने देखा था और हेड ऑफिस का एलिमेंट देखा था। इसमें हमने दोनों की अकाउंटिंग देखी थी कि दोनों में अगर अकाउंटिंग किस तरीके से हो रही होगी हेड ऑफिस में और अकाउंटिंग किस तरीके से हो रही होगी ब्रांच में। और हमने जो ब्रांच का था वो हमने एग्री कर लिया था कि भाई ब्रांच में जो नॉर्मल एंट्रीज होती हैं वही सिंपल नॉर्मल एंट्रीज होंगी, प्लस कोई अमाउंट अगर हेड ऑफिस से आई है या गई है तो उसके लिए हेड ऑफिस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा या डेबिट हो जाएगा। सही, हेड ऑफिस में एक एडिशनल कॉन्सेप्ट हमने देखा था, वो कॉन्सेप्ट था अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। सही है, यही एक चीज़ थी जो हमने पढ़ी थी। अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन कंप्यूट कैसे कर रहे थे, ये अगर आपको सेल प्राइस के ऊपर दिया हुआ है। सही है, सेल प्राइस के ऊपर एक परसेंटेज बताई हुई है कि उसके ऊपर उसमें इतनी परसेंट जो है वो अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन है, तो क्या कंप्यूटेशन होगी। अगर कॉस्ट के ऊपर है तो क्या कंप्यूटेशन होगी। अगर ये चीज़ कॉस्ट पे है और ये चीज़ सेल पे है, कॉस्ट वाला तो हमने देख लिया था। कॉस्ट पे किस तरीके से कंप्यूट करेंगे, अमाउंट, फॉर्मूला क्या था, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय जो रेट है, सही है, डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। ये हमारा फार्मूला था। ये फार्मूला हमने क्यों निकाला था, ये फार्मूला हमने ऐसे इसलिए निकाला था कि जो प्राइस है, जिस प्राइस पे वो दे रहे हेड ऑफिस ब्रांच को, उसमें दो चीज़ें शामिल हैं। एक तो कॉस्ट खुद शामिल है, प्लस कोई भी परसेंटेज ऑफ कॉस्ट शामिल है। सही है, यानी ये 100% हुआ और 100 के ऊपर फिर कोई परसेंट। सही है, अगर 20% है तो ये 120% हो जाएगा। सही है, लेकिन अगर उसने हमें ये बताया कि जो प्राइस जिस प्राइस से बेच रहे हैं उस प्राइस का 20% या उस प्राइस की कोई परसेंटेज, तो यहाँ पे सिंपल ये होगा कि जो प्राइस है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा रेट से। सही है, तो मेरे पास अलाउंस आ जाएगा। सही, यहाँ तक किसी को कोई इशू मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। और हमने सिनेरियो पूरा एक परफॉर्म किया था जिसमें हमने सिंगल और हेड ऑफिस को कंसिडर किया था और हमने कॉस्ट वाली चीज़ ये कंप्यूट कर ली थी। अब कॉस्ट वाली चीज़ ही थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी। सेल के ऊपर जो अलाउंस कंप्यूट करना है, अगर सेल प्राइस पे या सेलिंग प्राइस के ऊपर अगर मैंने कोई परसेंटेज लगा कर के हेड ऑफिस कोई परसेंटेज लगा करके ब्रांच को दे रहा है तो कंप्यूटेशन कोई मुश्किल है ही नहीं। जो टोटल 100% अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर दे रेट से, अलाउंस निकल आएगा। सही है, ये सिंपल रिवीजन लास्ट क्लास का कर लिया है। अगर आपको कोई परेशानी है या ये है कि समझ नहीं आया रिवाइज पूरा कॉन्सेप्ट, मैं दोबारा यहाँ पे नहीं करूँगा, तो अगर कोई चीज़ स्टिल मिस हो रही है तो प्रीवियस लेक्चर जा कर के देखना है, ज़्यादा आसानी रहेगी। हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या बढ़ते हैं, आगे आ रही है ये मोर देन वन ब्रांच वाला इशू। सही है, और अभी तक हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, एक ईआर है, दूसरा हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, हमने जर्नल एंट्रीज़ पढ़ी थी। जर्नल एंट्रीज़ कैसे करेंगे, हमने कोई ब्रांच या हेड ऑफिस अकाउंट नहीं पढ़ा, टी अकाउंट जो बना रहे होते हैं। नंबर 3, हमने अदर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जैसे कि रिकन्सिलिएशंस, हेड ऑफिस में कोई और बैलेंस है और ब्रांच में कोई और बैलेंस है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है और हमें रिकनसाइल करने को बोलता है तो हम क्या करेंगे। ये दो चीज़ें हम आज देखेंगे और ब्रांच अकाउंटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी।
सही है। हम चलते हैं मोर देन वन ब्रांच के ऊपर। सही। मोर देन वन ब्रांच में क्या है, मोर देन वन ब्रांच में दो इश्यूज आ सकते हैं। एक, वो एट दी इंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस वो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। से ट्रांजैक्शन विद हेड ऑफिस कैसे होगी, विद हेड ऑफिस, ये सिमिलर है जो हमने कल पढ़ा। सही है। और दूसरी विद ब्रांचेस। सही है। हेड ऑफिस जो है ये सिमिलर है जो हम कल पढ़ चुके। ब्रांच में जो है वो दो टाइप हो सकती है। एक है अगर एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, या दूसरी सेल्फ, ये खुद कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सही है। तो क्या ट्रीटमेंट होगी, अगर एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो ये जो एंट्रीज हम जितनी भी करेंगे वो सिमिलर होंगी उसी तरीके की जैसे हम हेड ऑफिस के केस में करते हैं। यानी हम ब्रांच से कोई रिसीवेबल या पेबल बुक नहीं करेंगे। एक कराची ब्रांच है, एक लाहौर ब्रांच है और एक हेड ऑफिस है। सही। कराची ब्रांच ने लाहौर ब्रांच को कुछ इन्वेंट्री जो है वो ट्रांसफ़र की है हेड ऑफिस के कहने पे। तो ये जो हेड ऑफिस के कहने पे अगर की है तो कराची ब्रांच जो एंट्री बनाएगी वो सिंपल बनाएगी, ये अपने आप के पास हेड ऑफिस को डेबिट करेगी और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देगी। सही। तो और अगर ये हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शन पे नहीं है, ये सेल्फ कर रहे हैं, तो यहाँ हेड ऑफिस की जगह सिंपल ब्रांच आ जाएगा। सही। वन कंडीशन ये है, सेकंड ये है। सही है। बस बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कोई प्रॉफिट लगा करके दे रहे हैं, कोई अलाउंस है और ओवर वैल्यूएशन, तो वो अलाउंस वैसे ही कंप्यूट होगा जैसे कंप्यूट होता है। कोई डिफरेंस इस चीज़ में नहीं है। सही है। इसका अगर एक क्वेश्चन हम करना चाहें तो सिंपल से ही क्वेश्चन है इसके। हम पास्ट पेपर से उठाएंगे। सही। क्वेश्चन लिखने इसका। Faisal Hussain and company has many branches in same following transactions are performed by its Hyderabad and Sakhar branch. सही। हैदराबाद।
हैदराबाद ब्रांच ने क्या ट्रांजैक्शंस किए? हैदराबाद ब्रांच ने ट्रांजैक्शन की हैं गुड्स ट्रांसफर्ड टू सक्खर ब्रांच of rupees 50,000 and paid freight of rupees 2,000. सही है? Collected head office account receivable of rupees 15,000 paid to Sakhar branch traders rupees 5,000. सही? ये 3 ट्रांजैक्शंस हैं जो हैदराबाद ब्रांच ने की है और इसी तरीके से जो सक्खर ब्रांच है वो भी कुछ ट्रांजैक्शंस कर रही है. इसने पहले क्या की? collected Hyderabad branch account receivable of rupees 15,000 paid to head office account payable of rupees 9,000 cash transferred to Hyderabad branch rupees 7,000. सही? ये ट्रांजैक्शंस हैं. रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कि जनरल एंट्रीज फॉर्म करें. सही है? अच्छा, अब हमने अभी तक क्या देखा था? हमने अभी तक देखा था कि हेड ऑफिस कुछ आइटम्स जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं ब्रांच में और ब्रांच जो है वो कुछ अमाउंट जो है वो रिटर्न कर रही है. ब्रांच की कुछ यूटिलिटीज़ हैं जो हेड ऑफिस पे कर रहे हैं, ब्रांच की कुछ चीज़ें हैं जो ब्रांच को पे कर रही है. तो इसमें क्या कंडीशन, किस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट होगी वो हमने देखा. यहाँ पे हमने जो पहला पॉइंट है हैदराबाद का, हैदराबाद ब्रांच ने गुड्स ट्रांसफ़र किए हैं सक्खर ब्रांच को 50,000 के और उसके ऊपर फ्रेट चार्जेस 2,000 के लगे. सही? ये जो 2,000 है, 50,000 का तो मसला नहीं. ये बता दिया कि भाई अगर, अच्छा ये हम सपोज़ करेंगे कि these transactions were carried at the instruction of head office. सही है? तो 50,000 तो उन्हें रिसीवेबल बुक करना ही था. इस 2,000 क्या करें? फ्रेट, ये इसका अपना एक्सपेंस होगा या ये हम ब्रांच के ऊपर डाल सकते हैं जिस ब्रांच में आइटम हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या हेड ऑफिस पर डाल सकते हैं? तो इसका आंसर सिंपल है. यहाँ पे अगर इन्वेंट्री को
यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए, जहाँ पे वो यूज़ हो रही है, जो लाने के लिए जो अमाउंट जो कॉस्ट इनकर हो रही है, वो कॉस्ट किसके ऊपर किसको बेयर करनी चाहिए? वो कॉस्ट बेयर करनी चाहिए, ओवरऑल तो हेड ऑफिस खुद बेयर करेगा। अब वो चाहे वो एक ब्रांच कर ले या दूसरी ब्रांच कर ले, सही है। दिखाने के लिए रिपोर्टिंग एक ब्रांच करे या दूसरी ब्रांच करे, ओवरऑल जो बेयर कर रहा है वो तो हेड ऑफिस कर रहा है एक्सपेंस, सही। और ये जो 2000 है, ये पार्ट क्या एक्सपेंस का सिंपल होना चाहिए या ये पार्ट बनना चाहिए इन्वेंट्री का? सही है। तो पहले इन दो क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं कि ये इन्वेंट्री का पार्ट बनना चाहिए या नहीं, सही है। और दूसरा हो गया कि ये बियर कौन करेगा। इन्वेंट्री का पार्ट बनना चाहिए या नहीं, इसमें इन्वेंट्री को यूजेबल कंडीशन तक लाने के लिए जो भी, यानी सेलेबल कंडीशन यूजेबल कंडीशन तक लाने के लिए जो एक्सपेंसेस मेरे इनकर हो रहे हैं, वो सारे के सारे मेरा इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट है, सही है। लेकिन क्या ये जो 50,000 की इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री जब हैदराबाद ब्रांच में रखी हुई थी, तो क्या ये यूजेबल कंडीशन में नहीं थी, सेलेबल कंडीशन में नहीं थी? ये सेलेबल कंडीशन में थी। देन इसका मतलब है कि कोई भी अगर मैं फर्दर कॉस्ट अब इनकर करता हूँ, तो वो कॉस्ट अब इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगी, सही है। वो कॉस्ट तो एक्सपेंस में जा रही है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जाए या एडमिन में जाए या कहीं पे भी जाए, लेकिन वो कॉस्ट इन्वेंट्री का पार्ट अब नहीं बनेगी। अब ये बेयर कौन करे? अगर हैदराबाद ब्रांच ये आइटम ट्रांसफ़र नहीं करती हेड ऑफिस से कहने पे, तो ये 2000 क्या वो इनकर करती? वो ये 2000 इनकर नहीं करती। ये इंस्ट्रक्शन आई तभी उसे ये 2000 इनकर करने पड़े। तो जनरली ये जो 2000 है, ये हमेशा डिफरेंट ब्रांच को या हेड ऑफिस को चार्ज होंगी, सही है। अदर ब्रांच और हेड ऑफिस को ये चार्ज होंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया कि ये जो फ्रेट चार्जेस हैं, ये ब्रांच खुद बेयर करेगी, तो हम ये फ्रेट चार्जेस इस ब्रांच से ही बेयर करवाएंगे, फिर हम आगे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जिस कंडीशन में कुछ नहीं दिया हुआ था, सही है, और इंस्ट्रक्शन जो है वो हेड ऑफिस से कहने को हुई है, तो हम रिसीवेबल जो है वो हेड ऑफिस से बुक कर लेंगे, सही है। जहाँ तक कोई मसला। अब पहली एंट्री क्या होगी? अच्छा, एक चीज़ याद रखें आपके, खैर चलें ये बात हम बाद में करते हैं। सोल्यूशन पहले हैदराबाद का है, तो हम हैदराबाद ब्रांच देते हैं, सही है। लिस्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज, सही। ईयर एंड वगैरह कुछ नहीं बताया, तो हम यहाँ पे नहीं लिखते। पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री में इसने गुड्स जो है वो सक्कर ब्रांच को ट्रांसफ़र किए, इसका मतलब है इन्वेंट्री तो इसके पास क्रेडिट होगी, सही है। तो मेरे पास इन्वेंट्री जो है क्रेडिट हो गई, कितनी अमाउंट से? इन्वेंट्री मेरे पास ऑलरेडी बुक थी 50,000 से, 50,000 से क्रेडिट हो गई, सही। इसके बाद मैंने फ्रेट चार्जेस कुछ पे किए, कैश या बैंक या पेएबल, मेरा क्रेडिट होगा, वो हो जाएगा 2000 से। रिसीवेबल में किससे बुक करूँ? रिसीवेबल हमने बात कर ली है हेड ऑफिस से बुक करने की, हेड ऑफिस से रिसीवेबल बुक हो जाएगा 52,000। यहाँ तक कोई मसला किसी को? रिकॉर्ड ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेंट्री टू सक्कर ब्रांच एट इंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस, सही है। ये हो गई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, दूसरा क्या सिनेरियो है? दूसरा सिनेरियो ये है कि इन्होंने कलेक्ट किया है हेड ऑफिस के अकाउंट रिसीवेबल 15,000 पे,
ये बहुत सिंपल सी एंट्री है भाई। हेड ऑफिस, इसके पास जो अकाउंट रिसीवेबल, इसके पास तो कहीं नहीं बुकता अकाउंट रिसीवेबल, वो तो हेड ऑफिस में बुकता। तो अकाउंट रिसीवेबल को तो ये क्रिएट नहीं करेगा, ये किसी क्रिएट करेगा, ये हेड ऑफिस को क्रिएट कर देगा। और इसके पास आया क्या होगा, इसके पास कैश या बैंक में अमाउंट आई होगी। सही है, कितनी, 15,000। टू रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल ऑन बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस। सही है। तीसरा क्या सिनेरियो है, ये कह रहा है पेड टू सखर ब्रांच क्रेडिटर ₹5,000। अच्छा, अब सखर ब्रांच के कुछ क्रेडिटर थे जिसको इन्होंने 5,000 पे की। मैं यहाँ पे जब मैं एंट्रीज़ बना रहा हूँ तो मैं ये सपोज़ कर रहा हूँ कि लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट मालूम है एंट्रीज़ बनाने के, क्योंकि उन्होंने पार्ट 1 में ही पढ़ा होगा, इंटर में ही पढ़ा होगा कि एंट्रीज़ कैसे बना रहे हैं, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम और इक्विटी, इन सब का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको कब डेबिट कब क्रेडिट करते हैं, डेबिट का क्या मतलब है, क्रेडिट का क्या मतलब है, एसेट की कंडीशन में डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब है, लायबिलिटी और इक्विटी की कंडीशन में। सही है, ये चीज़ें हमें अंदाज़ा है। तो तीसरी वाली कंडीशन क्या है, तीसरी वाली कंडीशन में बोल रहे हैं कि हेड ऑफिस की कुछ अमाउंट है जो इन्होंने सखर ब्रांच के कुछ क्रिएटर्स हैं जो इन्होंने पे कर दिए। सही है। अब सखर ब्रांच के जो क्रिएटर्स हैं जो इन्होंने पे कर दिए, उनका क्या करें हम, जो पे किया है वो तो कैश या बैंक तो क्रिएट हो जाएगा। सही। अब सखर ब्रांच है एट इंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस है, तो मैं हेड ऑफिस का अकाउंट डेबिट करूँगा 5,000 से, और बैंक या कैश अपना क्रेडिट कर दूंगा 5,000 से, टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ सखर ब्रांच एट इंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस। सही है। अच्छा, ये 3 एंट्रीज हमने इनकी तो परफॉर्म कर ली। सही है। हैदराबाद ऑफिस में इन तीनों को क्या इम्पैक्ट होगा, अब क्या इसका इम्पैक्ट कुछ सखर ऑफिस में होना चाहिए, क्या इसका इम्पैक्ट कुछ सखर ऑफिस में होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एट दी इंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस अपने डेबिट या क्रेडिट कर रहा हूँ, अपनी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहा हूँ। तो जहाँ पे मैंने हेड ऑफिस को डेबिट किया हुआ है, तो दूसरी जगह पे मुझे हेड ऑफिस को डेबिट या क्रेडिट करना चाहिए, या ब्रांच को। अच्छा, पहले क्या ये ट्रांजैक्शन करेगा। अच्छा, अगर आपको ट्रांजैक्शन की कोई डेट दी हुई है ना, तो आप डेट वाइज चलेंगे, अदरवाइज यहाँ पे क्योंकि डेट नहीं दी हुई तो आप एक साथ ही चल रहे हैं। पहली क्या ट्रांजैक्शन है, पहली ट्रांजैक्शन इन्होंने की है, ये बोल रहे हैं कि इन्वेंट्री जो है वो सखर ब्रांच को ट्रांसफ़र की है। तो इसका क्या मतलब है, ये इन्वेंट्री तो अपने पास डेबिट कर लेगा। सही है, कितने से, 50,000 से। सही। अब जो भी पॉलिसी है फ्रेट चार्जेस की, वो अडॉप्ट कर लेगा। दूसरा, ये हेड ऑफिस अकाउंट को 52,000 से क्रेडिट कर देगा। सही है। रिकॉर्ड रिसीट ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम हैदराबाद ब्रांच
इंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस। सही है। दूसरी एंट्री क्या है? दूसरी एंट्री ये बोल रहे हैं कि हेड ऑफिस के ब्याह पे इन्होंने कैश कलेक्ट किया था, ये एंट्री करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तीसरी क्या है कि हेड ऑफिस के कहने पे इन्होंने सक्खर के क्रेडिटर को पेमेंट कर दी है। सही है। तो ये अपने पास क्रेडिटर को डेबिट कर देगा 5000 से, क्रेडिटर ख़त्म हो गया। दूसरा ये हेड ऑफिस क्रिएट कर देगा 5000 से, हेड ऑफिस को फर्दर कर देगा। टू रिकॉर्ड पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय हैदराबाद ब्रांच एट इंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस। अच्छा, ये बात याद रखें कि जो नरेशन है ना, बीकॉम में नरेशन इंपॉर्टेंट होती है, दैट्स वाई मैं हर एंट्री के साथ नरेशन लिख रहा हूँ। आपको नरेशन लिखनी है। सही है। अच्छा, पहले हैदराबाद वाली, अब दोनों चीज़ें हो गई। हैदराबाद वाली जो भी चीज़ थी वो हैदराबाद में खुद भी हमने बुक कर ली, और उसका इम्पैक्ट अगर कोई सक्खर ब्रांच में था वो भी हमने बुक कर लिया। अब हम देखते हैं सक्खर ब्रांच की पहली एंट्री क्या थी। सक्खर ब्रांच के करिए कलेक्टेड हैदराबाद ब्रांच अकाउंट रिसीवेबल ₹18,000। हैदराबाद ब्रांच का अकाउंट रिसीवेबल इन्होंने कलेक्ट किया है ₹18,000। तो कुछ कलेक्शन है, तो इसका मतलब है कैश या बैंक डेबिट हुआ। सही है। अब हैदराबाद ब्रांच है, एट इंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस है, तो मैं हेड ऑफिस को क्रिएट कर दूंगा 18,000 से। सही। यू रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल हैदराबाद ब्रांच एट इंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस। सही है। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट हैदराबाद ब्रांच में क्या होगा? हैदराबाद ब्रांच बुक करेगी, हेड ऑफिस का जो अकाउंट है वो डेबिट कर देगी, और अपना जो रिसीवेबल है उसको क्रिएट कर देगी 18,000 से। क्यों? क्योंकि अब रिसीवेबल से हेड ऑफिस से है, अब रिसीवेबल से क्रेडिटर से नहीं है। टू रिकॉर्ड रिकवरी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल बाय सक्खर ब्रांच एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस। सही है। पेड टू हेड ऑफिस अकाउंट पेबल ₹9,000। अब ये हेड ऑफिस का अकाउंट पेबल है जो ये पे कर रहे हैं। हेड ऑफिस का अकाउंट पेबल अगर ये पे कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि हैदराबाद ब्रांच में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सही है। पे कर रहे हैं तो हेड ऑफिस से रिसीव करेंगे और अपने पास कैश या बैंक को ये क्रेडिट कर रहे होंगे। कितनी अमाउंट से? 9,000 से। रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ हेड ऑफिस। पांचवी एंट्री क्या होगी? कैश ट्रांसफर टू हैदराबाद ब्रांच 7,000 कैश उन्होंने हैदराबाद ब्रांच में ट्रांसफ़र किया है। तो कैश तो हो जाएगा क्रेडिट, और हेड ऑफिस हो जाएगा डेबिट 7,000 से। रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ कैश टू हैदराबाद ब्रांच एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस। सही है।
अब हैदराबाद ब्रांच क्या बुक करेगा? हैदराबाद ब्रांच यहाँ पे करेगा, अपने पास कैश को डेबिट करेगा क्योंकि कैश से रिसीव हुआ है, और अपने पास से हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देगा। कितनी अमाउंट से? 7,000 से। टू रिकॉर्ड receipt from simple branch at instruction of head office, receipt of cash। सही है। ये हमारा ब्रांच अकाउंटिंग है। सही है। ये अगर दो ब्रांचेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो देखा ही जाएगा कि किसकी इंस्ट्रक्शन पर है, खुद है या किसी की इंस्ट्रक्शन पर है। अगर किसी की इंस्ट्रक्शन पर आ रही है, हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शन पर आ रही है, तो हेड ऑफिस डेबिट या क्रेडिट हो रहा होगा। सही है। और वही इम्पैक्ट हेड ऑफिस का जो है, ये यहाँ की जो इम्पैक्ट ब्रांचेस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिमिलर इम्पैक्ट हेड ऑफिस अपने पास रिकॉर्ड करेगा। सही। जहाँ तक कोई इशू सही है भाई। जहाँ तक किसी का कोई इशू नहीं है, हमें हमने ब्रांच में सिंगल वाला इम्पैक्ट भी कर लिया, हमने ब्रांच में मोर देन वन वाला इम्पैक्ट भी कर लिया, और हेड ऑफिस में क्या एंट्रीज होगी, ब्रांच में क्या एंट्रीज होगी, हमने दोनों कर ली। अलाउंसेस की कंप्यूटेशन में हमने कॉस्ट वाला कर लिया, सेल वाले की हमने कोई एग्जाम्पल नहीं ली, लेकिन सेल वाला करने की ज़रूरत इतनी खास है नहीं, ये ईजी सा सिंपल परसेंटेज अप्लाई कर देनी है। सही। अब हमारे पास क्या चीज़ रहती है? अब हमारे पास सिंपल एक चीज़ रह रही है, वो है मोर देन, सॉरी, अगर हमारे आइटम्स जो है वो रिकनसाइल ना हो रहे हो तो फिर हम किस तरीके से काम करेंगे? रिकनसाइल नहीं हो रहे हो तो अब हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि किसकी बुक में एंट्री बाकी है। हमें अंडरस्टैंड ये करना है कि किसकी बुक में एंट्री बाकी है। Who is now required to enter records in its books? जो भी रिक्वायर्ड है ना, जिस पर्सन का रिक्वायर्ड है, तो वो फर्दर बुक करेगा एंट्री, हम उसके पास एंट्री बुक कर देते हैं। सही। मसलन हेड ऑफिस से कुछ अमाउंट या कुछ रिमिटेंसेस निकल गई हैं, अभी ब्रांच पहुंची नहीं, तो इसका इम्पैक्ट क्या है? हेड ऑफिस से तो निकल गई है, अब ये हेड ऑफिस अपने पास इस चीज़ को ख़त्म कर ले, इसका इम्पैक्ट, या ब्रांच ख़त्म कर ले, या ब्रांच ऐड कर ले। तो हम देखेंगे ये कि जो काम हो रहा है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में किस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो इसे आगे बुक करेगा। तो यहाँ पे जब अमाउंट्स या जो भी चीज़ हेड ऑफिस ने भेजी है वो रिसीव हो जाएगी ब्रांच पे, तो ब्रांच एंट्री करेगी, हेड ऑफिस अब कोई एंट्री नहीं करेगी। हेड ऑफिस को जो करना था उसने कर ली। सही है। तो अब सिंपल ब्रांच एंट्री करेगी। वो जो ब्रांच एंट्री करेगी ना, हमें उसी ब्रांच में एंट्री करवानी है रिकन्सिलेशन बनाते हुए भी। सही। रिकन्सिलेशन का
एक क्वेश्चन उठाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने अभी दिया है थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। हमने मल्टीपल ब्रांच वाला देख लिया कि अगर एक से ज़्यादा ब्रांच हो तो क्या है, सही है। क्वेश्चन लिखने चाहिए क्वेश्चन। और जून 30th 2019 the following information, राइटिंग के ऊपर नहीं जाइएगा, pertains to Amjad Hussain and company. Number 1, the branch account in the books of head office shows balance of rupees 44,000, सही। whereas the head office account in the books of branch shows balance of rupees 25,000, सही है। यहाँ पे इसका मतलब है रिकन्सिलेशन तो आने वाली है। The following discrepancies are responsible for the differences in both the accounts, सही है भाई। अब क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है इसकी? ए, inventory returned by Kavan branch but not yet received at head office rupees 9,000। इसका क्या मतलब है? हेड ऑफिस फर्दर बुक कर रहा होगा ये। नंबर 2, inventory supplied by head office to Kavan branch at bid price of rupees 8,000 is not received by the branch till year end. Payment of Kavan branch utilities of rupees 2,000
by head office. But not recorded by the branch. The Kavan branch collected a head office account rupees 5,000, but paid to report to head office. Head office paid Kavan's advertisement expense of rupees 5,000, but not recorded by the branch. अच्छा भाई, इसमें रिक्वायर्ड क्या है? इसमें रिक्वायर्ड है अगेन आपकी जर्नल एंट्रीज, इसके बाद एक अकाउंट हेड ऑफिस का इन बुक्स ऑफ ब्रांच एंड अकाउंट ब्रांच का इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। सही। अब हम यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन पे। हम जो जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं वो हम किस में करेंगे? वो हम हेड ऑफिस में भी कर सकते हैं, वो हम ब्रांच में भी कर सकते हैं। सही है। दोनों जगह हो सकती है ना एंट्रीज, दोनों जगह होनी चाहिए एंट्रीज। सही, हेड ऑफिस में भी होनी चाहिए और ब्रांच में भी होनी चाहिए। तो अब हम लेकर के चलते हैं हेड ऑफिस का भी और ब्रांच का भी। हम इतना लेंथी नहीं करेंगे, हम सामने सामने लेकर के चलेंगे। सही। अच्छा जी, पहले क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे इन्वेंट्री इन्वेंट्री रिटर्न की है कामान ब्रांच ने, बट नॉट येट रिसीव्ड एट हेड ऑफिस रुपीज़ 9,000। हेड ऑफिस में रिसीव नहीं है, इसका मतलब है कामान ब्रांच ने एंट्री तो कर ली होगी 9,000 की। सिंपल, हेड ऑफिस में जब ये रिसीव होगी तब हेड ऑफिस एंट्री कर रहा होगा। हेड ऑफिस एंट्री क्या करेगा? हेड ऑफिस हमने जो एंट्रीज पढ़ी थी रिटर्न की, वो ये पढ़ी थी कि हम इन्वेंट्री को जो है वो दोबारा डेबिट करते हैं और जो हमारा इसके ऊपर अलाउंस होता है उसको क्रिएट करते हैं, और हेड ऑफिस या सॉरी ब्रांच को जो है वो हम क्रिएट कर देते हैं जो रिसीवेबल ब्रांच से आ रहा होता है। अब यहाँ पे अलाउंस की कोई परसेंटेज हमें बताई नहीं है, तो हम सपोज़ ये करेंगे कोई ऐसी परसेंटेज नहीं है। सही। और हम सिंपल यहाँ पे इन्वेंट्री को डेबिट कर देंगे 9,000 से और ब्रांच को क्रिएट कर देंगे 9,000 से। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं। सही।
to record return of inventory by branch। दूसरी क्या थी? इन्वेंट्री जो है वो सप्लाई की हेड ऑफिस ने काकान ब्रांच को एट बिल्ड प्राइस ऑफ 8000 और ये काकान ब्रांच में रिसीव नहीं हुई है टिल ईयर एंड। सही। तो यहाँ पे एंट्री जो होगी वो काकान ब्रांच में हो रही होगी। यहाँ पे मैं इन्वेंट्री को डेबिट कर रहा हूँ और हेड ऑफिस से क्रिएट कर रहा हूँ कितने से? 8000 से। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं। सही है। यहाँ तक कोई मसला? पेमेंट ऑफ काकान ब्रांचेस यूटिलिटीज of rupees 2000 by head office but not recorded by the branch। इसका मतलब है ब्रांच रिकॉर्ड करेगी। मैं अपने यूटिलिटीज एक्सपेंसेस डेबिट कर देंगे और हेड ऑफिस को जो पेएबल है वो क्रेडिट कर देंगे कितने से? 2000 से। अब हेड ऑफिस ऑलरेडी ये बुक कर चुका है इसलिए हेड ऑफिस में कोई इम्पैक्ट नहीं। और the Kawan branch collected a head office account receivable rupees 5000 but failed to report। अब इन्होंने करेक्ट कर लिया था तो इसका मतलब है कि इन्होंने तो खुद एंट्री कर ली, अभी सिर्फ हेड ऑफिस में एंट्री बाकी है। इसे मैं ब्रांच डेबिट करूँगा और इसका जो अकाउंट रिसीवेबल है वो क्रिएट कर दूँगा कितने से? 5000 से। पेमेंट ऑफ यूटिलिटीज बाय हेड ऑफिस रिकॉर्ड correction of account receivable by branch। सही है। और में यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। फाइल देखते हैं। हेड ऑफिस पेड Kavan's एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 5000 but not recorded by the branch। हेड ऑफिस ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया होगा, यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं। ब्रांच में हम इम्पैक्ट लेंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और हेड ऑफिस क्रेडिट कितने से? 5000 से। अच्छा, जब हम रिकन्सिलेशन बना रहे होंगे, जब हम हेड ऑफिस अकाउंट बना रहे हैं इन बुक्स ऑफ ब्रांच, सही। तो हेड ऑफिस अकाउंट बनाने का मतलब है मैं टी अकाउंट बना रहा हूँ, सही। टी अकाउंट में हमने बिगिनिंग बैलेंस क्या देखा था? हमने बिगिनिंग बैलेंस देखा था बैलेंस डॉट फॉरवर्ड या पीडी 25,000, सही। अब इंट्रीज में ब्रांच ने कौन कौन सी इंट्रीज की? पहली नहीं की, दूसरी की इसने इन्वेंट्री को डेबिट किया, हेड ऑफिस को क्रेडिट किया। हेड ऑफिस को क्रेडिट किया, हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देते हैं। इन्वेंट्री रिसीव हुई है। दूसरी एंट्री इसने की थी यूटिलिटीज एक्सपेंसेस डेबिट किया, हेड ऑफिस क्रेडिट कर दिया।
यूटिलिटीज़ 2000 से। अगेन फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है ये इन्होंने किया और 5000 से ये क्रिएट कर दिया। टोटल कितने हो गए? 40,000। दूसरी जगह भी 40,000 में लेंगे और जो भी डिफरेंस है वो कैरी डाउन बैलेंस हो गया, वो हो गया 40,000। अब देखते हैं कि क्या ये चीज़ सही है, हमारी वाकई रिकनसाइल हो रही है नहीं हो रही। इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट, इसको रिसीवेबल था 44,000 का, सही है। अब हेड ऑफिस ने क्या क्या एंट्रीज की? 9,000 से इन्वेंट्री डेबिट के ब्रांच क्रिएट कर दिए। इन्वेंट्री 9,000 से, दूसरा ब्रांच को डेबिट के अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट कर दिया 5,000 से। अकाउंट रिसीवेबल 5,000, ये कितना हो गया 49,000। यहाँ पे भी हम आई आर रखेंगे 49,000 और नेट सी डी बैलेंस बचा 44,000। ये जी ये सॉरी 40,000, ये जी ये और ये रिकनसाइल हो गया, सही है। अब ब्रांच अकाउंटिंग में जितने कॉन्सेप्ट थे वो हमने सारे कवर कर लिए। हमने सिंगल ब्रांच के साथ क्या ट्रीटमेंट है वो भी देख ली, मल्टीपल ब्रांचेस का क्या ट्रीटमेंट है वो भी देख ली, हेड ऑफिस को भी देख लिया कि अगर अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन आ रहा है तो कैसे कैलकुलेट होगा और क्या उसकी इंक्रीज़ होगी, कॉस्ट पे अगर है तो क्या इंक्रीज़ होगी, सेल के ऊपर अगर है तो क्या इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा अगर बीच में कोई रिकन्सिलेशन वाली चीज़ आ जाती है तो क्या करेंगे। रिकन्सिलेशन में जिस तरीके से ये प्रेजेंटेशन की गई है यही प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, सही है। दूसरी आप प्रेजेंटेशन ये भी कर सकते हैं कि हेड ऑफिस या ब्रांच पहले उसकी इंट्रीज बना लें, फिर उसके बाद नीचे जो है वो दूसरे की इंट्रीज बना लें, सही। तो आज का यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।